profit idea will increase dividend and appreciation. Am I audible? Yes, ma'am. Everyone just turn on your camera. और जिनकी तरफ से भी डिस्टरबेंस आ रहा है वो खुद को म्यूट कर ले। कुछ पूछना हो अनम्यूट करो, पूछो फिर से वापस से म्यूट कर लो। डिस्टर्ब करके कोई फायदा नहीं है। कल हम लोग चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल पढ़ रहे थे, उसमें से आपका कोई प्रॉब्लम है जो पूछना है बताओ जरा मुझे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम? मैम वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आया था ना। दोनों आंसर आ गया डिफरेंट आ रहा था। मैम आ गया उसका। आ तो जाना 4 पॉइंट चाहिए। समथिंग आया था आंसर। 4 पॉइंट समथिंग। युवराज कोरिलेशन में कभी भी 4 आंसर नहीं आता है, 1 आता है आंसर, 1 and only 1. Maximum value of correlation is 1. बोलो, करो अनम्यूट करके बोलो। बोलो युवराज। हाँ, आप दोबारा बना के नहीं देखे? नो मैम। इसीलिए करके उसको देखो ना, वो आंसर आ जाएगा, उसमें बताने का कोई लॉजिक है ही नहीं। बोलोगे तो हम सॉल्व करके दिखा देंगे, क्योंकि जितना भी तरीका से सॉल्व करिए, इधर आप कोरिलेशन का ये सिंपल फॉर्म करिए, चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल करिए, उसमें एक और टर्म आता है रैंक कोरिलेशन, रैंकिंग करके करिए, लेकिन रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, हर केस में रिजल्ट सेम आता है। यही मतलब ये वही बात हो गई, जैसे रिलेशन टर्म को आप डिफाइन करते हैं ना मैम। हाँ बोलो। बता दीजिए ना। क्या बता दे, बताओ। मैम इसका आंसर नहीं आ रहा है। आंसर नहीं आ रहा है? कैलकुलेट करके बनाई थी? ठीक है चलो बता देते हैं। यस मैम। देखते हैं। बताओ क्वेश्चन क्या था, बताओ जरा। टेल मी फास्ट। मैम x था 5। x was 5। ओके एक मिनट रुक जाओ मुझे। हाँ x 5 था, ठीक है। 10 10 15 15 20 20 25। 25 ठीक है। अब इसी में y था आपका, क्या वैल्यूज था? 2 4 6 6 9 9 and 7। 7। यस मैम। ओके चलिए ठीक है। अब इसमें कोरिलेशन हमें चेंज ऑफ ऑरिजिन करके करना है। ठीक है, हम चेंज ऑफ ऑरिजिन कर दे रहे हैं, सिर्फ x में कर रहे हैं चेंज। ठीक है, y में चेंज नहीं करना। सो y x में अगर चेंज कर रहे हैं तो x में मैंने क्या किया था? -5 डिवाइडेड बाई 5 किया था। यस मैम। चलो करके देखो, 5 में से घटाओगे, 5 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा। अगेन इसमें करोगे तो 1 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? 2 3 and 4 यही आएगा ना। देखो 25 में से 5 घटाइए, 5 आया 20 20 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 4। चलो ठीक है, इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या था? x बार y बार निकालना है। सो व्हाट इज x बार और व्हाट इज y बार, मुझे ये बताइए जरा। x बार कैलकुलेट करोगे तो आपके पास नंबर क्या मिला है? 1 2 3 4 ऐड करोगे तो x बार 2 आएगा मैम। x बार 2। यस मैम। 8 8 2 मैम 15 आया था मेरा। x बार
इस Yes, ma'am. केस में नहीं, इसकी बात कर रहे हैं, ये यू वाला कन्वर्टेड बोल रहा होगा, Okay, you. Yes, ma'am. कन्वर्टेड वाला बात कर रहा है। तो इसका क्या आ Yes, जाएगा, ma'am. 4 4 Two. 8 8 into 10, 10 divided by 5. 5, that is 2। ठीक है, हम x बार लिख रहे हैं तो ये मत समझना इसी को लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये u बार है एक्चुअली। ठीक है, x बार को हटा दो, अगर कंफ्यूज होते हो तो फिर हटा दो, u बार ही ले लेना। ये y बार क्या आ रहा है बताइए जरा। 5.6. 5.6 चेक कर Yes, लें या ma'am. चेक्ड है? मैम मेरा 1.8 आया है। 1.8 y, Y इसको भी बार। कन्वर्ट किए थे क्या? V बार आई मीन। v बार, v को क्या लिए Yes, थे ma'am. बताओ पहले? Y - 2/2। y - 2/2, ठीक है चलो वही कर लेते हैं कन्वर्जन, इधर भी कर लो, दोनों ही कन्वर्जन v ले लीजिए, और v का एंटर अगर हम करते हैं तो 1 मिनट, एक कन्वर्जन इसमें भी कर लेते हैं युवराज, दोनों में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y - 2 डिवाइडेड बाई 2, नियर अबाउट 2 का डिफरेंस दिख ही रहा है, तो 2 में से 2 घटाओगे, डिवाइड करोगे 2 से, तो ये भी 0 आ जाएगा। 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, ये भी 1 आ जाएगा। 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम है, 2 करिएगा घटाइएगा तो क्या आएगा, 7। 7/2 क्या आ रहा है, 3.5, सो 3.5। नेक्स्ट आ जाएगा 7 - 2 डिवाइडेड बाई 2, 5/2, दैट इज 2.5। चलो ठीक है इतना। अब इसका ये हो गया आपका u बार और v बार, तो v बार बता दो क्या आ रहा है, सम करो टोटल। u बार इज इक्वल टू 2 एंड v बार इज इक्वल टू 1.8। 1.8। अब इसी में आपका कैलकुलेशन करना है जो भी है, v माइनस v बार, u माइनस u बार, सो u माइनस u बार लिख लो। नेक्स्ट इज u माइनस u बार, सो u माइनस u बार जब करिएगा तो आपके पास क्या आ रहा है देखिए जरा, ये तो -2 हो जाएगा, 0 - 2, तो 0 - 2 हो जाएगा -2, 1 - 2 तो -1, 2 - 2 0, 3 - 2 1 एंड 4 - 2 2। ठीक है, देखो जरा कहीं कोई गलती है क्या? v माइनस b बार, जिसका भी आंसर नहीं आ रहा है मैच कराते जाना एक एक स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप 1.8, 0 - 1.8 -1.8, अगेन 1 - 1.8 क्या हो जाएगा, -0.8। नेक्स्ट आ जाओ, 2 - 1.8 क्या होगा, 0.2। सब शांत है। एंड हु इज 15012? रोल नंबर नेम कुछ भी नहीं है मेंशन। हो गया। एक मिनट रुको, मुझे रोल नंबर तो पता होना चाहिए, कौन है? वन 15012 किसका आईडी है क्या? चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट टर्म आपका क्या है? 3.5 माइनस 1.8 क्या आएगा? 1.7 मैम। 1.7. Yes, ma'am. 2.5 माइनस 1.8 0.7. 0.7। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है? इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। सो नेक्स्ट कॉलम हम यहाँ लिख देते हैं, यही कॉलम पहले निकाल लेते हैं, u माइनस यू बार इंटू वी माइनस वी बार। ठीक है, पहले यही निकाल लेते हैं। स्क्वायर भी निकालना है हमें, वो भी निकालेंगे। सो ये टर्म प्रोडक्ट वाला निकाल लो, क्या आ रहा है? 2 इंटू, क्या कर रहे हो? 2 इंटू 1.8 मल्टीप्लाई करो। 3.6 मैम। 3.6 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3.6। 1 इंटू 0.8, सो 0.8 क्या? नेक्स्ट 0.2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? ये तो माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0.8 0 इंटू 0.2 0, 1.7 इंटू 1 1.7, 0.7 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 1.4. ठीक है, फाइनली इसका सम चाहिए हमें, तो इन सबको जोड़िए, क्या आ रहा है? 3.6 प्लस 0.8 प्लस 1.7 प्लस 1.4 दैट इज इक्वल टू 7.5। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा? u माइनस यू बार का स्क्वायर निकालो, u माइनस यू बार का स्क्वायर निकालो। सो ये जब स्क्वायर निकालिएगा तो ये वाला टर्म आया आपके पास 4 है, 1 हो जाएगा, दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड 2। ठीक है, इसी तरह v माइनस बी बार का स्क्वायर करो। मैम 4। अच्छा सॉरी, 2 का स्क्वायर 4, ओके ओके। सो दिस वन लास्ट में, अब देखिए v माइनस बी बार का स्क्वायर कर लोगे। जब v माइनस बी बार का स्क्वायर करोगे, इन दैट केस वैल्यूज आपका 1.6 1.8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3.24। 18 का होता है तो 18 का 3.24। ठीक है, 0.8 का स्क्वायर 64.64। नेक्स्ट 0 है तो 0 का स्क्वायर, तो सॉरी 2 का स्क्वायर 0.2 का 0.04 हो जाएगा। 1.7 का स्क्वायर 2.89। 2.89, ठीक है। एंड 0.7 का स्क्वायर 0.49। ठीक है, सबको जोड़ दो। अब इसका भी जोड़ना है, टोटल सम यहाँ 448, 8 to 10 हो जाएगा ये। और ये आपके पास क्या आ रहा है? 0.7। देखो तो ये जरा डेसिमल वाला ऐड करके सब क्या आ रहा है? 3.4 प्लस 0.64 प्लस 0.04 7.3 मैम। 7.3। सेवन पॉइंट थ्री 7.5 इस तरह से आया है। चलो ठीक है, सो 7.3। अब यहाँ पे कोरिलेशन में आपको पता है वैल्यूज 1/n डालते हैं, तो 1/n इज n इज 5 हियर, और ये टोटल सम डाला जाता है। तो 7.5 इन शॉर्ट 7.5 डिवाइडेड बाई 5 ये होगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7.3 डिवाइडेड बाई 5, यही होगा ना? देखो जरा, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। तो अब इसको कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करो, तो 7.5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1.5
और डिवीजन में आ जाइए यहाँ पे, तो 10 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा। 73 डिवाइडेड बाई 25 दैट इज 2.92। 2.92 का अंडर रूट करोगे तो क्या आ रहा है देखो, देखो सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 1.70। 1.70 से 1.70 ये हो गया, 1.50 ऊपर था, डिवाइड करके देखिए क्या आ रहा है। सो 1.5 डिवाइडेड बाय 1.70 इज इक्वल टू 0.88 ही तो आ रहा है, जो कि तुम्हारा लास्ट में भी आया था। कहाँ आंसर अलग आया है, तुम लोगों का अलग कैसे आ रहा था, आप बताओ मुझे तुम लोग। आया आंसर वही जो पहले आ रहा था, पहले भी आप लोगों का 0.88 ही आ रहा था ना। यस मैम। स्वंकित, विकास? यस मैम। हाँ तो Yes, यही ma'am. आ गया फिर से। तो अब बताओ कहाँ तुम लोग कहाँ गलती कर रहे थे, मुझे ये बताओ। मैम y को ऐसे ही छोड़ रखे थे। ऐसे भी छोड़ोगे तब भी नहीं तब भी आ जाएगा। मैम ऐसे छोड़ने पे आंसर नहीं आ रहा था। मतलब एक में चेंज ऑफ ओरिजिन किए दूसरे में नहीं किए तो नहीं आएगा, आना तो चाहिए। नो मैम नहीं आ रहा था, ठीक है, उससे 4.32 आ जा रहा था उससे। हाँ ठीक है, दोनों में कुछ करोगे चेंज तब आ जाएगा। ठीक है चलो, हो गया ना। Yes. अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो मैम। किसी और को, किसी और ने भी पूछा था, क्या था रोल नंबर? मानसी क्लियर है? तान्या, यामिनी ठीक है, कोई डाउट नहीं है अभी? आगे बताऊं फिर? यस मैम। चलो, अब Yes, कोरिलेशन ma'am. में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट में भी नहीं, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल में भी नहीं। चलो इसके बाद हम लोग एक और नया टर्म पढ़ते हैं आज, ठीक है? और आप अभी जो आंसर आया है ना, इसको नोट करके रखो। जो आंसर आया है ये नोट करके रखना। एक और तरीका हम अभी बताने वाले हैं जिससे कोरिलेशन आप फिर से निकालोगे और फिर से आंसर सेम आएगा, ठीक है? एंड दैट इज नोन एज रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, बट जो टर्म्स है, मेथड्स है, ये कहीं ना कहीं मॉडिफाई होकर ही आया है। जो एक्चुअल कोरिलेशन हम लोग पढ़ते हैं उससे ही हम डेटा सेम रहने देते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कोरिलेशन जो इनिशियल स्टेज पे था वो, जो रिजल्ट चेंज करके आया है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वो, और रैंकिंग करके अगर हम कोरिलेशन निकालते हैं तो वो तीनों ही एक सिंगल कोरिलेशन आएगा जो हमेशा आंसर सेम होगा जिसका, ठीक है? तरीका कुछ भी अप्लाई करो, आंसर सेम होगा इन ईच एंड एवरी स्टेट, ठीक है? इसी चीज को समझना है। सो हम ऑब्जर्वेशन सेम रहने देते हैं एक्स और वाई का। अब कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे फिर से। चलो सो लिखिएगा आप बस रैंक कोरिलेशन, टर्म्स डेफिनेशन वगैरह हम लोग बाद पे पढ़ेंगे, बस हम इस पे अप्लाई करके अभी आपको दिखा रहे हैं। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और थोड़ा उसको देखना किस तरह से जो वैल्यूज जिस टर्म का आप कैलकुलेट किए हो सारे को रैंक में कन्वर्ट करके देखना रिजल्ट क्या डिफरेंट आ रहा है या सेम आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया तो बिना चेक किए मत बताने लगना। जैसे अभी आप लोगों ने अच्छा किया कि जिसका प्रॉब्लम था नहीं बन रहा है या फिर सेम आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोगों ने क्वेश्चन किया, तो अच्छी बात है, क्योंकि जो थियोरेटिकली हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमें प्रैक्टिकली देखने को भी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में अगर अंतर होता है तो फिर कहीं ना कहीं आप बाद में दिक्कत होगी। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रैंक कोरिलेशन में क्या करते हैं, जो हमें वैल्यूज ऑफ वेरिएबल मिला है एक्स और वाई का, उसको हम रैंक में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है? रैंक कन्वर्ट कर रहे हैं। रैंकिंग तुमको पता है, जिसका मार्क्स हाईएस्ट आया है उसको हम हाईएस्ट रैंकिंग दे रहे हैं, जिसको लोएस्ट आ रहा है इस तरह से हम कुछ भी ऑर्डर्ड वे में अरेंज कर रहे हैं, दैट इज रैंकिंग।
अब अगर हम रैंकिंग के हिसाब से देखें तो x को कन्वर्ट करके हम x डैश यहाँ नोटेशन डाल देते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट रैंक 25 को डाल सकते हैं, दिस इज सेकेंड रैंक, this is third rank, this is fourth rank, and this is fifth rank. Can we write or not? Just say yes or no. Yes, ma'am. इसी तरह हम y का रैंकिंग कर लेते हैं। y की रैंकिंग कर लो, देखो क्या है, हाईएस्ट इज 9, so this is the first rank, this is second rank, this is third rank, this is fourth rank, and this is fifth rank. ठीक है, हमने क्या किया है, जो नंबर्स हमारे पास थे उसको हमने ऑर्डर्ड वे में अरेंज कर लिया है। ऑर्डर्ड वे में अरेंज करने का दो तरीका है, यहाँ पे जो हम लोग जो एग्जाम में रिजल्ट आता है उसके हिसाब से अभी हम लोग रैंकिंग किए हैं, जिसमें हाईएस्ट को रैंक 1 डाला है, सेकेंड हाईएस्ट को रैंक 2, थर्ड हाईएस्ट को रैंक 3, इस तरह से डाल रहे हैं। वैसे अगर चाहो तो इस केस में आप ऑर्डर्ड वे में अरेंजमेंट जब करना हो तो आप लोएस्ट को भी 1 और इंक्रीजिंग वे में भी जा सकते हो, ऑर्डर बदला जा सकता है, मतलब लोएस्ट जिसको आया उसको रैंक 1 कर दो, हाईएस्ट जिसको आया वैसे लास्ट कर दो। ऑर्डर्ड वे में अरेंज करना है तो आपको ऑर्डर्ड वे में अरेंज करना है तो दोनों ही तरीका अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपने अगर एक्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक दिया है तो y में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक होना चाहिए, और अगर y में डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है तो x में भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। रैंकिंग जो भी करोगे सिमिलर वे में होना चाहिए, ठीक है, सेम पाथ फॉलो करना चाहिए। अगर हाईएस्ट को x में 1 रैंक दिया गया है तो y में भी हाईएस्ट को रैंक 1 मिलना चाहिए, ये चीज याद रखना, ठीक है, समझ गए इस चीज को। हाईएस्ट अगर x को मिल रहा है, x के हाईएस्ट को रैंक 1 मिल रहा है तो y के भी हाईएस्ट को रैंक 1 मिलेगा। ऐसा ना हो कि x में हाईएस्ट को रैंक 1 डाल दिए और y में लोएस्ट को रैंक 1 डाल दिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। सो रैंक कोरिलेशन में जब हम कोरिलेशन निकालते हैं तो हमें x और ये सारा ऑब्जर्वेशन जो होता है ये वाला, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं रैंकिंग में, जो कि अभी हम यहाँ किए, तो ये डेटा हमारे लिए किसी काम का नहीं रह गया। इसके बाद जो दूसरा होता है एक टर्म आता है d, एंड दैट मीन्स x डैश माइनस y डैश, मतलब आपने जो x का ऑब्जर्वेशन लिया है और y का जो रैंकिंग किया है उन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। डिफरेंस मीन्स डिफरेंस ऑफ रैंक्स। अब डिफरेंस ऑफ रैंक्स निकालोगे, 5 माइनस 5 जो 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जा रहा है, यहाँ तो सब 0 हो जा रहा है इसलिए आंसर अलग ही आ जाएगा, एंड दिस इज -1, ठीक है। देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ पे चूंकि रैंक सेम था इसलिए ऐसे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं आता, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया क्या लिख रहे हैं। 2 माइनस 1 था, 1 माइनस 2 था, तो एक में 1 और एक में -1 मैंने दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट कॉलम जो बनाया जाता है दैट इज ऑफ, ये जो DI आपने निकाला है उसका स्क्वायर कर दो, तो दी 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, दिस इज 0, दिस 1 इज 1 एंड दिस 1 इज 1। समेशन इसका जोड़ देते हैं तो अल्टीमेटली 2 आता है, और रैंक कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है हम वो बता रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन DI स्क्वायर, ये हम लिखवाएंगे अभी, बस हम कैलकुलेशन करके बता रहे हैं इसका, n इंटू n स्क्वायर -1, ये होता है आंसर, मतलब इसका फॉर्मूला। सो रैंक कोरिलेशन का वैल्यू होगा 1 माइनस समेशन DI का स्क्वायर 6 टाइम्स समेशन DI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर -1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस 6 टाइम्स, सो दैट इज 6 इंटू DI का स्क्वायर जब आपने किया है तो वो आया है सम टोटल 2, तो 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय n, क्या था, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 5, सो 5 इंटू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करो, जो आता है मुझे बताओ क्या वो आ रहा है 0.88 या नहीं, जस्ट टेल मी दैट ओनली।
मैम 0.091। 0.091, तब तो कुछ गड़बड़ है, नहीं आना चाहिए। 0.875। और देखो कुछ मिस कर रहे हो क्या? आंसर डिफरेंट नहीं आना चाहिए। मैम 0.875 आया। 875 आया है तो नियर अबाउट 88 आ ही गया है, बट ठीक है, इसको मान सकते हैं कहीं ना कहीं। मैम 0.9। 0.9। यस यस मैम मैम 0.9 आया। 0.9 आ रहा है। यस मैम 0.9 आ रहा है। n into n square minus 1। कैसे सिंप्लीफाई किए हो तुम लोग? मैम इससे पहले वाले मेथड से तो पॉइंट में वैल्यू था ना, तो कुछ पॉइंट्स लास्ट का छूटा था। हाँ तो हो सकता है उसकी वजह से। यस मैम। 0.88 के बाद क्या आ रहा था लास्ट वाला में? एक बार चेक करो तो 0.88 के बाद क्या आ रहा था? एक बार मैम आप एक बार फार्मूला को यूटिलाइज कर देंगे। क्या? क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। मैम 882 आ रहा था। 882 आ रहा था। यस मैम। बोल रहे थे कि आप ये फार्मूला को दोबारा रिपीट करा दीजिएगा, मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। फॉर्मूला तो लिख दिया है ना, 1 - 6 टाइम्स समेशन डी आई स्क्वायर। अभी बस हम लोग सिंप्लीफाई करके बस चेक कर रहे हैं कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अभी उसको हम लोगों ने पूरा पढ़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिक्कत यहाँ पे इसलिए भी आ रहा है क्योंकि देखो बहुत सारा टर्म जो है ना हम लोगों ने रैंडमली ले लिया है, और ये 0 0 वाला टर्म आ जा रहा है, रैंकिंग सबका सेम आ जा रहा है, इसलिए हो सकता है यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा हो। और पहले जो रिजल्ट्स आया है उसमें बहुत सारा टर्म डेसिमल वाला था, तो डेसिमल में हम लोगों ने जो डिफरेंसेस यहाँ पे लिया था ना, ऊपर में जो पॉइंट के बाद आ रहा था, तो उसमें भी बहुत सारा टर्म जो था हम लोग छोड़ दे रहे थे, ठीक है। इसलिए एग्जैक्टली वो यहाँ पे आंसर में नहीं दिख रहा है। 0.88 जो आ रहा है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आपका आया था 0.88 आ रहा था, तो वो 0.88 कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 0.9 के तो है ही ना। वहां पे आपके पास जो पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे उसमें बहुत सारा टर्म डेसिमल की वजह से यहाँ से छूट रहा है, जो कि यहाँ 0 हो जा रहा है, इसलिए हम उसको वापस से मतलब वो रिट्रैक भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ 0 हो जा रहा है ना, इसलिए हम उसको रिट्रैक भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 वैल्यूज नहीं आते, रैंकिंग सिमिलर नहीं होता, तो वहां पे वो चीज रिट्रैक हो जाता कहीं ना कहीं, और वहां पे कुछ टर्म है जो मिसिंग है, इसलिए ये वैल्यूज 0.9 के नियर दिख रहा है। नहीं तो आंसर अगर ऐसे करते हो तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर कर रहे हैं तो वो अराउंड एग्जैक्टली सेम ही आएगा, क्योंकि रैंक का जो भी फॉर्मूला डिराइव किया गया है वो उसी फॉर्मूले से आया है जो कि आप पहले पढ़े हुए हो, तो दोनों का आंसर जो होगा वो हमेशा सेम आएगा। जो सबसे शुरू में कर रहे थे वो तरीका
चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वो तरीका, या रैंकिंग कोरिलेशन वो तरीका, तीनों ही तरीके से जब आप सॉल्यूशन निकालते हैं देन आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर वेरी कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ वही जो है, कुछ डेसिमल के बाद हम कुछ पॉइंट्स छोड़ दे रहे हैं इस वजह से हो रहा है, या फिर आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। यही दो ऑप्शन है। गलत आंसर, सॉरी, दोनों में सब में डिफरेंट आंसर आने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं होगा इसमें, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये चीज एक चीज और नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कभी भी सॉल्यूशन किस मेथड से करना है ये स्पेसिफिकली डिफाइंड रहता है मैक्सिमम केसेस में। या तो रैंक कोरिलेशन जब तक आपको कहा नहीं जाए कि आपको रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करना है तब तक आप एग्जाम में रैंक कोरिलेशन नहीं निकालेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। रैंक कोरिलेशन से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा, और कहीं ना कहीं आपको ये आसान तरीका लग रहा होगा यहाँ देख के, लेकिन अगर एग्जाम में रैंक कोरिलेशन स्पेसिफाई नहीं किया जाए देन आप रैंक कोरिलेशन मत निकालना, ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेगा, कट जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपका आंसर सेम होता है तो लॉजिक वहां आपका नहीं जाएगा, एक्सप्लेनेशन देने के लिए आप वहां नहीं बैठे होंगे। तो ये चीज ध्यान देना कि जब तक रैंक कोरिलेशन स्पेसिफाई नहीं किया जाए एग्जाम में, कभी भी रैंक कोरिलेशन के तरीके से सॉल्व नहीं करोगे। पहले वाला जो दो तरीका है, आइदर चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, और सिंपल जो तरीका है उससे आप कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, वो सही आंसर है, और उसी तरीके से करना। जब तक स्पेसिफिकली नहीं दिया जाए रैंक कोरिलेशन का नाम मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज याद रखिएगा, जो कोरिलेशन पहले हमने पढ़ा था, जो कोरिलेशन है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल जो है वो एक में तरीका है, दैट इज ए मेथड ओनली, वो जो है वो दिया गया है प्रोफेसर R.A. फिशर के थ्रू, ठीक है, प्रोफेसर R.A. फिशर, ठीक है। रैंक उसको, सॉरी, कोरिलेशन उसको प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी बोला जाता है, सिंपल कोरिलेशन भी बोला जाता है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट गिवन बाय R.A. फिशर भी बोला जाता है। ये तीन चीज बोला जाता है, सिंपल कोरिलेशन, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट गिवन बाय प्रोफेसर R.A. फिशर। ये जो रैंक कोरिलेशन है वो स्पीयरमैन ने दिया है, और ये रैंकिंग के बेसिस पे अरेंज करके आपको, अगर इसी को भी क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाए, कैलकुलेट स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को, स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तब आपको रैंक कोरिलेशन निकालना है। रैंक कोरिलेशन स्पेसिफाई कर दिया गया तो रैंक कोरिलेशन निकालना है, लेकिन अगर ऐसे है तो नहीं करना। अब दोनों में फॉर्मूला डिफरेंट है, फॉर्मूला दोनों का याद रखना। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का अब तक कैलकुलेशन कर चुके हो, क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी बनाए हो, कोरिलेशन याद हो चुका होगा। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला यही है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 माइनस समेशन 6 टाइम्स समेशन di स्क्वायर इंटू n माइनस n स्क्वायर, सॉरी n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ये आपको सिंपल ये टर्म मिलेगा। अब हम लोग कोरिलेशन में रैंकिंग, जैसे देख लो इस केस में, अगर ये इसी क्वेश्चन को रैंक मान लो ये भी 0 होता, कुछ ऐसे समझ लो, सबको सेम रैंक मिल जाए। सपोज x के केस में क्या हुआ, जो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को शायद, x और y, ठीक है, इसका रैंक 1 है। सपोज आप ही का खुद का एग्जाम ले रहे हैं, पेपर 1, 2 दोनों में सेम रैंक आया है, पेपर 1 और 2 दोनों में फर्स्ट रैंक आ गया, दोनों में सेकंड रैंक आया है, दोनों में थर्ड रैंक आया है, ऐसा कुछ आ गया है, फोर्थ रैंक आया है, दोनों में ही फिफ्थ रैंक आया है, ऐसा कुछ टर्म है। सो इन दैट केस क्या हो जाएगा, द डिफरेंस ऑफ रैंक्स इज 0 0 0 0 0, सब में 0 हो जाएगा, जैसे अभी जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में हो रहा था, ये भी 0 आ गया। तो समेशन di स्क्वायर, जो di ये d पूरा 0 है तो d का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका टोटल सम जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दैट केस रो जो आएगा, रो इज इक्वल टू, आपको पता है 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन di स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, यही होता है ना फॉर्मूला।
तो अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, बताओ। 0 मैम। सारा का सारा टर्म 0 हो जाएगा। अब सबके सब 0 हो जाएगा तो द कोरिलेशन कोएफिशिएंट रैंक इज इक्वल टू 1। मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन तब आएगा जब सबका ही रैंक इक्वल हो। ठीक है, सबका ही रैंक अगर इक्वल हो तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होगा वो परफेक्ट पॉजिटिव 1 हो जाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर इसी रैंकिंग का इनवर्स ले लो, जब वैल्यूज इनवर्स रिलेशन लोगे रैंकिंग में, जस्ट कुछ ऐसा, सब एक में सब सपोज मैथ्स में हाईएस्ट रैंक आया है और इंग्लिश में लोएस्ट रैंक आया है, सपोज ऐसा हो। अपोजिट मतलब इसमें हाईएस्ट आया है, इसमें लोएस्ट रैंक आ गया, इसमें सेकंड हाईएस्ट आया है, इसमें फोर्थ सेकंड लोएस्ट आ गया। अगर ऐसा रैंकिंग आ जाता है, इन दैट केस जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस देखो क्या आता है। फिर इधर आ जाइए वापस से, डिफरेंस इज 4 -4 2 -2 0 2 और 4 स्क्वायर कर लो। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 4 एंड 16। अब टोटल सम करिएगा तो क्या हो जाएगा 40। देखो तो यही होगा। अब वैल्यूज निकालो क्या आता है, देखो जरा इसका आंसर क्या आता है। इन दैट केस आंसर क्या आता है, 1 - 6 summation di square divided by n into n minus 1 square. So n is 5, 5 into 5 square minus 1, so 5 into 24 ना, तो 5 into 24 क्या हो जाएगा 20 मैम। 21 120 120 5 into 24 120। सो अब इसको सिंप्लीफाई करो, समेशन डी स्क्वायर को भी लिख लीजिए 140 सॉरी 40, तो 1 - 6 है मैम। हाँ 240 by 120, so ये हो जाएगा, this one is 2, so 1 - 2 that is equal to -1. So this is perfect negative. So ranking में अगर exactly same rank आ रहा है दो अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो सेम रैंक होगा तो क्या हो जाएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 that is perfect positive। और अगर अपोजिट रैंक आ रहा है, एग्जैक्ट अपोजिट रैंक आ रहा है, ठीक है, इन दैट केस जो रैंकिंग होगा सॉरी कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा दैट इज परफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, सो वो परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा, ये परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। यस मतलब मैम। सॉरी ये नेगेटिव परफेक्ट नेगेटिव और वो परफेक्ट पॉजिटिव, यही दो केस होगा। ठीक है, बताओ रैंक कोरिलेशन में कोई दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो बताइए। लिखने के लिए अभी बहुत कुछ है जो अभी आपको लिखना है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है? कुछ Yes, पूछना ma'am. भी है इसमें, कुछ पूछना भी है? नो मैम। मैंने कोरिलेशन का तुम लोगों को जनरल लाइफ से बहुत सारा एग्जांपल पूछा था, तुम लोगों ने बताया नहीं कुछ। जैसे कि मैम बहुत सारा कोरिलेटेड वेरिएबल्स जो कि एग्जांपल मैंने पूछा था। मैम कब? कब? यही तो सवाल मुझे जानना था कि कब पूछा था मैंने, मुझे भी नहीं पता। जब तुम शुरुआत में ही नहीं मैंने आए। दिया था, कोरिलेशन से बहुत सारा एग्जांपल है जो तुम जानते हो, कंपनी से रिलेटेड,
प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी टर्म्स है जो आप जनरल लाइफ में देखते हैं, उसका बहुत सारा एग्जांपल मैंने पूछा था कोरिलेशन से रिलेटेड। बहुत सारे वेरिएबल्स का नाम पूछा था, जैसे मैंने इनकम एक्सपेंडिचर बताया था, सेविंग एक्सपेंडिचर बताया था। सो उस तरह से और भी रिलेटेड वेरिएबल्स होंगे जहां आप कोरिलेशन निकालते हो और जिसकी जरूरत पड़ती है, वही हम पूछ रहे थे। तो अभी तक तो मुझे कुछ पता चला नहीं, तुम लोगों का कुछ रिवर्ट आया नहीं, आंसर आया ही नहीं अभी तक। मैम बहुत पहले का था ना, इसलिए भूल गए। अब बताओ तो अभी याद है। और कैमरा तुम्हारा क्यों बंद हो गया? वो चलो, मैम अब याद है। इंटरनेट खत्म हो गया। अब बताओ मुझे, इतने सारे लोग हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या क्या पढ़ते होगे, तुम लोगों को अभी पता ही नहीं है कोरिलेटेड वेरिएबल्स। बताओ, ढेर सारा वेरिएबल्स का नाम बताओ जो आपस में कोरिलेटेड दिखते हो और जो बिल्कुल भी कोरिलेटेड नहीं हो। दोनों ही एग्जांपल मुझे चाहिए, क्योंकि जो भी पढ़ रहे हो ना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं सोशल टर्म ही है और बहुत यूजफुल टर्म्स होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, ये जनरल लाइफ में भी दिखेगा कहीं ना कहीं। क्योंकि मैंने कहा क्या है, स्टैटिस्टिक्स का जो भी टर्म्स पढ़ते हो वो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू यूज आया है स्टडी में। दिस इज अ काइंड ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, जहां एप्लीकेशन हो रहा है, क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं इसलिए उसके स्पेसिफिक ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग उसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम उसको अप्लाई करते हैं, कि उसको हमको यूज करते हैं उसको। अच्छा, एजुकेशन में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में है क्या कोई रिलेशन? कोरिलेशन है, बोला जा सकता है। द टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन कोरिलेटेड वेरिएबल्स हैं या नहीं? नो मैम। किस तरह का कोरिलेशन है? वेदर दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड और नेगेटिवली कोरिलेटेड? हेल्थ एंड एजुकेशन अगर कोरिलेटेड है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है या फिर नेगेटिव कोरिलेशन है? मैम कोरिलेशन है ही नहीं। हेल्थ और एजुकेशन में कोई कोरिलेशन नहीं है? नो मैम। क्यों? पढ़ाई से मैम हेल्थ का क्या लेना देना? पढ़ाई से हेल्थ का लेना देना नहीं है। हेल्दी नहीं रहोगे तो पढ़ोगे भी नहीं, और पढ़ोगे तो कम से कम खाने पीने का तरीका सही रखोगे तो हो सकता है हेल्थ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। क्यों नहीं हो सकता है कोरिलेशन? मैम तो ये इनडायरेक्ट हो गया ना। तो मैम इनडायरेक्ट नेगेटिव भी तो है कोरिलेशन। मैम। नेगेटिव कैसे है बताओ? नेगेटिव। मैम मैम, ज्यादा एग्जाम का स्ट्रेस रहेगा तो मैम education और- तबीयत खराब हो जाएगा। अच्छा, वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, सही और बोला कोई मैम। बोल रहा था? मैम, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। और कुछ पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल? मैम, हार्ड वर्क और सक्सेस। ठीक है। मनीष तुम बताओ। मैम बिजनेस और प्रॉफिट। बिजनेस एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट। बिजनेस प्रॉफिट बोल सकते हैं, ठीक है। रिस्क और बिजनेस प्रॉफिट। हमेशा क्या? मैम बिजनेस में रिस्क और प्रॉफिट। लॉस भी तो होता है। हाँ, वही बात है, रिस्क और वहां पर प्रॉफिट। risk and profit. Yes, there is a relation. There is a relation. Okay. हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, तो पॉजिटिवली कोरिलेशन। ठीक है। और नेगेटिव कोरिलेशन का कुछ एग्जांपल दो। मैम प्राइस और डिमांड में भी हो। प्राइस एंड डिमांड में किस तरह का रिलेशन होगा? Whether that is positively correlated or negatively correlated? मैम, नेगेटिवली कोरिलेटेड। नेगेटिव। Negatively correlated.
Yes, ma'am. ओके, और कुछ नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल? मैम ड्रिंक एंड वाटर। ड्रिंक एंड वाटर कैसे? नेगेटिव कोरिलेशन कैसे है, एक्सप्लेन करो तो जरा। मैम पॉजिटिव है। कैसे बताओगे तब तो। मुझे नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल चाहिए, नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल बताओ कुछ। मैम कार का स्पीड अगर डिक्रीज होगा तो ट्रैवल टाइम का डेस्टिनेशन इंक्रीज होगा। ये क्या कोरिलेशन, समझ में नहीं आया मुझे। देखो, नेगेटिव कोरिलेशन हम तब बोलेंगे जब किसी एक का वैल्यू पॉजिटिवली जा रहा है, दूसरे का नेगेटिव। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको, जैसे आप प्राइस डिमांड बता रहे थे अभी, दूसरा मैंने बताया था सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। जैसे जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा सेविंग कम हो जाएगी, या फिर जैसे जैसे सेविंग बढ़ाओगे एक्सपेंडिचर कम होगा। ठीक है, होता ही है। कुछ ऐसे टर्म्स जो नेगेटिव रिलेटेड है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसका देखो ये कोरिलेशन। अगर बहुत सारा रिसर्च पेपर आप सुने होंगे, कभी देखे होंगे, अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा होगा तो, जैसे कुछ लोगों ने सुना, देखते होंगे, जैसे कुछ आता है कि जो लोग चाय पीते हैं उनको स्ट्रेस कम होता है, या फिर कुछ ऐसा, स्ट्रेस कम करने के लिए चाय पिया जाता है, ऐसा कुछ कुछ टर्म्स सुने हो कभी? रिसर्च वगैरह में कुछ आए दिन आते रहता है, पेपर में पब्लिश होता है कुछ ऐसा। या फिर यस मैम आप ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं तो आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है। सो ये सब चीज क्या है, ये हम लोग जनरल लाइफ में देखते हैं और उससे रिलेशन डिफाइन करते हैं कि वेदर दैट ऑल टर्म आर रिलेटेड और नॉट। सो इसी के लिए कोरिलेशन पढ़ा जाता है। जैसे देखो, कुछ आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डालें तो आप इसको मान सकते हो। जैसे कभी कभी होता है कि प्रोडक्ट के डिजाइन से लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जाते हैं देखने के लिए, मतलब उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं बिकॉज ऑफ दैट पैकेजिंग, बिकॉज ऑफ दैट कलर, या फिर जिस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है तो उसको ज्यादा लोग लेते हैं। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे टर्म जहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसे कुछ ऐसा प्लेस ले लो जहाँ बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं हो, एडवेंचरस नहीं हो, बहुत कुछ अच्छा नहीं हो, बट कुछ ऐसा इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि जाके वहां पे लोग बैठे एंजॉय करें, तो वो लोग प्लेस ज्यादा विजिट करते हैं। तो इस तरह का टर्म्स जो है कि वो चीज क्या फैक्टर है, और वो फैक्टर कहीं ना कहीं किस चीज के माइंड पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। तो जो इम्पैक्ट डाल रहा है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, रिजल्टेंट, वो चीज कैसे रिलेट कर रहा है उस चीज को, यहाँ पे हम रिलेशन देखना चाहते हैं। जैसे देखो, जॉब और एजुकेशन में रिलेशन है या नहीं, ये चीज आप कैसे जान रहे हो? कैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप इस चीज को देख रहे हैं कि हाँ, जो लोग ज्यादा जॉब करते हैं, इन कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनका क्वालिफिकेशन ज्यादा अच्छा है, एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए उसको ऐसा जॉब मिला, उसका सैलरी पैकेज ऐसा होगा। ये सब जो चीज देख रहे हैं वो सब क्या आ रहा है, कहाँ से मिल रहा है? ये इंफॉर्मेशन हम कहीं ना कहीं सोशल लाइफ से गैदर कर रहे हैं और उस रिलेशन को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं स्टडी किया गया है, ऑब्जर्व करके। आप ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे देख रहे हो, और कुछ लोग उस चीज को डेटा के बेसिस पे एनालाइज कर रहे हैं। जब उसको डेटा के बेसिस पे एनालाइज कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म तक उसका ऑब्जर्वेशन देखा जाता है, उसी इम्पैक्ट को एनालाइज करने के लिए, या फिर उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है वो हम लोग एक क्या कहा जाए, सिंथेसाइज करके जो रिजल्ट आ रहा है उसको समझ रहे हैं। यही चीज हम कोरिलेशन में डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्टीमेटली वही रिजल्ट हमारा आउटकम होता है। तो जो भी कोरिलेशन में पढ़ा जाता है, जो भी टर्म्स जो तुम देख रहे हो, बिजनेस, ये वो सारा चीज आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए बोला जाएगा कि आप जो ऑफर, जैसे ये चीज देखिए, आपने ये चीज देखा है कभी कभी कुछ ऑफर्स आता है तो उसमें उस समय ज्यादा लोग खरीदारी करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ना कि वो ऑफर जब आता है, और ऑफर्स जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, तो इस तरह से यस जो मैम चीज है वो कहीं ना कहीं को रिलेटेड है, ये चीज बताया जाता है, ये चीज समझने के लिए होता है। तो आपको ये चीज देखना होगा क्या
कौन सा टर्म है, कौन सा वेरिएबल है, वो किससे कोरिलेटेड है। तो आप अगर उस वेरिएबल पे वर्क करेंगे तो अल्टीमेटली आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसलिए कोरिलेशन टर्म का कॉन्सेप्ट आया जाता है और इसको इसलिए थोड़ा ज्यादा डेप्थ में स्टडी किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डायरेक्ट बहुत केस में आप हो सकता है डायरेक्टली कुछ लॉ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते। तो आप उसके कोरिलेटेड वेरिएबल पे कुछ ना कुछ टर्म्स अप्लाई करो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट दो, कुछ ना कुछ साइड से दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं कोरिलेटेड टर्म्स आ जाता है। इसीलिए इस टर्म को थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है और मैक्सिमम केस में ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। अब तुमको डायरेक्टली कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब उससे कोई जो रिलेटेड पर्सन है उससे रिलेट करके देखो तो कहीं ना कहीं उसके बारे में थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यही तरीका है कोरिलेशन को पढ़ने का और यही जरूरत है उसकी, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे कोरिलेटेड वेरिएबल पे अगर वर्क करेंगे तो अल्टीमेटली अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मुझे एग्जांपल बताइएगा नेक्स्ट क्लास में, बहुत सारा नेगेटिव कोरिलेशन का। ओके मैम। ठीक है मैम। ओके मैम। एक मिनट, ओके मैम, बाय मैम। बाय मैम। एक में सब लोग म्यूट करो तो खुद को। ओके मैम। Okay then, thank you. थैंक यू मैम।